नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को पता होगा कि हम लोग सुपर टेट प्लस केवीएस और अन्य जो एग्ज़ाम हैं आपके लगने वाले, उन सब के लिए हम लोग सामाजिक अध्ययन का पूरा विस्तार रूप से अध्ययन कर रहे हैं। तो सामाजिक अध्ययन में हमने पहला सबसे टॉपिक लिया हुआ है ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी हमने देख लिया, उसमें बहुत सारे टॉपिक, मैक्सिमम टॉपिक हमने देखा है। प्लस अब यह 18वां लेक्चर होगा आज का। इसके पहले हमने हिमालयी प्रायद्वीपीय प्रवाह के बारे में पढ़ा था, यानी कि हिमालयन ड्रेनेज पैटर्न। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं नदी वाले चैप्टर में प्रायद्वीपीय प्रवाह, प्रवाह कह लीजिए चाहे अपवाह कह लीजिए। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं द पेनिसुलन ड्रेनेज सिस्टम। जैसा कि हमने देखा था, हिमालय से बहुत प्रकार की नदियाँ, बहुत ही नदियाँ अपना एक तरह से कह लीजिए कि आ रही थी, जिसे हम अनुवर्ती और पूर्ववर्ती नदी के नाम से जानते हैं। इसको हमने बहुत ही अच्छे से समझा था। पूर्ववर्ती नदियाँ जिसे एंटीसीडेंट कहते हैं, पूर्ववर्ती जो नदियाँ हैं उसे कहते हैं जो कि हिमालय बनने के पूर्व भी उसी जगह बह रही थी, हिमालय बनने के बाद भी हिमालय को काट कर उसी जगह बहती हैं। उसे मैक्सिमम हमने एग्जाम्पल दिया था। उसी तरह हम लोग देखे थे कि अनुवर्ती नदियाँ क्या होती हैं। अनुवर्ती नदियाँ हिमालय बनने के बाद वहाँ के ग्लेशियर, बनाए गए ग्लेशियर से जो नदियाँ निकलने लगी, उसके ढाल के अनुरूप बहने लगी हिमालय के, उसे हम क्या कहे थे? अनुवर्ती नदियाँ। पूर्ववर्ती नदियाँ, अनुवर्ती नदियाँ हो गई दोनों। समझ में आ गया था यहाँ तक? अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने कल कुछ क्वेश्चन भी आपको कराए थे, जो आप देखे होंगे अगर पूरा वीडियो शुरू से लेकर, तो आप उन कल 20-25 क्वेश्चन जो हमने कराया उसको आप बहुत अच्छे से करे होंगे। आप सभी की संख्या बहुत कम रहती है और ना भी कभी कभी रहती है, लेकिन हमें क्या है, हम तो डेली क्लास देते हैं। जिस दिन भी आपकी संख्या बढ़ी, इस फाउंडेशन बैच का आनंद सबसे ज़्यादा आप लोग लोगे। कहीं कोर्स ले लीजिएगा, कंपेयर कर लीजिएगा, इसका उदाहरण आपके समक्ष बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। प्रायद्वीपीय अपवाह यानी कि द पेनिसुलर ड्रेनेज पैटर्न। अब जिस प्रकार से हमने देखा था हिमालयी अपवाह के बारे में, उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे आज पेनिसुलर रिवर के बारे में। पेनिसुलर रिवर का मतलब हो गया कि दक्षिण भारत, ये जो आप देख रहे हैं ना, यह दक्कन का पठार वाला हिस्सा, जो पुरानी हमारी यह पूरी की पूरी हिस्सा है, आपने पढ़ा होगा, जो कोबर भू सन्नति था और प्लस हैरी हैस का नियम टेक्टोनिक प्लेट वाला था, उसमें बीच में पैंथालासा था और ऊपर वाला अंगारा लैंड और नीचे वाला गोंडवाना लैंड। तो यह गोंडवाना लैंड से जो था, यह गोंडवाना लैंड, यह हमारा अफ्रीका से टूट कर आया था और यह बहुत पुरानी चट्टान है भाई, यह बहुत पुरानी चट्टान है इस पूरे हिमालयी रीजन की अपेक्षा। हिमालय रीजन तो अभी उसका न्यू एज है कह लीजिए, समझ रहे? ये तो बहुत पुरानी चट्टान है। तो यहां से भी बहुत सारी नदियां इस तरफ बहती थी, इस तरह बहती थी, इधर बहती थी, मतलब कि हर तरफ से नदियां निकलती थी। जो यहाँ पे पठार है ना, जैसे कि आपका मालवा का पठार है, तो मालवा के पठार से कुछ नदियां बहुत सारी, जैसे बेतवा, केन, समझ रहे, ये सब जाकर यमुना नदी से, गंगा नदी से इस प्रकार से मिलती हैं। और यहाँ से दक्षिण से जो आपका यहाँ पर चोटी है ना, कह लीजिए जो आपका सतपुड़ा चोटी, सतपुड़ा श्रेणी, वहां से भी बहुत सारी नदियां निकल कर जाती हैं यहाँ पे। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल सोन नदी, इकलौता नदी ऐसा है जो कि दक्षिण से उत्तर की तरफ जाता है और गंगा नदी से मिलता है पटना में जाके। इसी प्रकार से इधर भी बहुत सारी नदियां बहती हैं। इधर वाली नदियां जो होती हैं वो डेल्टा बनाती हैं और इधर वाली गार्ज बनाती हैं, खड्ड बनाती हैं सीधा। तो यहां पर जैसे कि अगर दक्षिण की बात करें तो नर्मदा नदी हो गया, ताप्ती नदी हो गया, माही नदी हो गया, तो ये सब नदियां जो है कि आपके अरब सागर में गिरती हैं। और इधर भी बहुत सारी नदियां गिरती हैं, जैसे कि हम बात कर लें महानदी हो गई, दामोदर नदी हो गया, फिर उसके बाद आपको पता होगा स्वर्ण रेखा नदी हो गई उड़ीसा में। फिर इसके बाद बेटा आप नीचे आओगे तो आपको गोदावरी नदी मिलेगी, फिर कृष्णा नदी मिलेगी, इस तरह से। फिर इसके बाद आपको मिलेगा कावेरी नदी मिलेगा। तो यह सब नदियां, ये सब दक्षिण भारत की नदियां हैं, यानी कि एक तरह से प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र इसको कहा जाता है। और यह हमारे कह लीजिए यह जो हिमालयी नदियां हैं, ये तो हिमालय के मतलब हिमालय से मतलब वर्ष पर्यंत निकलती रहती हैं, हमेशा निकलती रहती हैं कह लीजिए, उनको बारिश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन जो दक्षिण भारत की नदियां हैं ना, उन्हें बारिश की आवश्यकता पड़ती है और यह विसर्प भी ज्यादा नहीं करती हैं। विसर्प का मतलब समझते हैं? जैसे मैं यहां पे बना दूं आपका पहाड़, इस प्रकार से पहाड़ी चीज हमने बना दिया पहाड़ी ढाल के अनुरूप, इस प्रकार से कुछ पहाड़ी बनी हुई है, ठीक है। अब यहां से मान लीजिए नदी निकल रही है, यहां से नदी निकल रही है, कोई ग्लेशियर है यहाँ पे, मान लीजिए सतपथ ग्लेशियर है,
मतलब मान लीजिए कि सतलज नदी निकल रही है सतलज ग्लेशियर से, ठीक है, यहाँ से निकलना शुरू हुआ, वह इस ढाल के अनुरूप बहुत तेजी से आएगी और भी विसर्प नहीं करेगी। बहुत तेजी का मतलब कि खलखल की आवाज करते हुए बहुत खतरनाक तरीके से नीचे आएगी। अगर उस बीच में कोई बड़ा सा बड़ा चट्टान आया उसे काट देगी, बालू होगा, कंकड़ होगा, बलुई मिट्टी होगी, बलुआ पत्थर होगा, उसको काटते हुए बालू का कड़ लेकर, बड़े बड़े पत्थर लेकर, है ना, चूना पत्थर लेकर, इन सबको लेकर यह बहने लगेगी और जैसे ही मैदानी भागों में आएगी ना, यह इस प्रकार से थोड़ी देर चलकर विसर्प करने लगेगी। विसर्प, इसे विसर्प कहते हैं। इस प्रकार से चलने लगेगी तो अपने आसपास वाले इलाके में ना मिट्टी जमा कर देगी। मिट्टी जमा करते हुए जाएगी। इस मिट्टी को हम कहते हैं खादर मिट्टी। खादर मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी, खादर जिसे कहते हैं हम लोग, ब्लैक सॉइल कहते हो, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। तो यह यहाँ पे पाई जाएगी, इस जगह पाई जाएगी ऐसे। अब इसे विसर्प कहते हैं और धीरे धीरे इसकी जब प्रौढ़ावस्था आ जाएगा तो ये अपना विसर्प करना छोड़कर अपने मुहाने जाकर डेल्टा बना देगा। ऐसे 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 डेल्टा बंगाल की खाड़ी में गिर के बना देती है नदियाँ, समझ रहे हैं, इसे डेल्टा कहते हैं। तो इस प्रकार से हिमालय नदियाँ बहती हैं जो जीवन पर्यंत बहती रहती हैं, मतलब वर्ष पर्यंत, जीवन पर्यंत क्या, वर्ष पर्यंत बहती रहती हैं, पूरा वर्ष भर बहती रहती हैं। इनके लिए किसी वर्षा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन जो आपकी प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं ना, इनके लिए वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। इन्हें एक नाले की संज्ञा दी गई है। वर्षा हुआ तो इन्हें पानी आएगा, नहीं तो ये किसी तरह से विसर्प होते 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 इस यहां से निकलेंगी तो इधर पहुंचेंगी। समझ रहे हैं ना, यह चीजें उसमें देखने को मिलता है और हम सारी चीजें बताते हुए चलते हैं। आज हम इस पे डिस्कस करेंगे प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में और इसके बाद हम दूसरे रूप में बताने वाले हैं आपको कि अपवाह तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। 13-14 प्रकार के हम बताएंगे, बस आप लोग नोट करते चलिएगा। चलिए, और आप सभी के केवीएस के लिए बच्चों, आपका साइंस का क्लास भी 3:30 बजे से शाम में लग गया है। केवीएस और सुपर टिट का जो आपका क्लास है साइंस वाला, वो हम लगा दिए हैं। मैक्सिमम 1 महीने के अंदर आपका साइंस भी फिनिश कर देंगे हम, 1 से 1.5 महीने में। पैरेलल ही चल रहा है दोनों चीजें। तो आप मान के चलें जैसे यह थोड़ा सा खत्म होने के कगार पे आ जाता है, जैसे कि आपका कम से कम यह ज्योग्राफी का भी हो जाए, 50-60 लेक्चर हो जाए, 50-60 लेक्चर हो जाए, तो इसके बाद हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। समझ रहे हैं, इतना मान के चलें फाउंडेशन कोर्स में आपको जबरदस्त लेक्चर दिया जाएगा। एक भी वो नहीं कि अब छोड़ के चलो ना, कुछ भी बहलाने फुसलाने वाला नहीं, मतलब ये सब कुछ एक साथ हम लेकर चलेंगे, हर एक चीज बताते हुए, ठीक है। चलिए, अब देखिए, आपको लिखना हो तो लिखिएगा इस सारी चीजों को। अब यहां से लिख सकते हैं, भारतीय प्रायद्वीप एक प्राचीन स्थिर भूखंड है। प्राचीन स्थिर भूखंड है, आपको पता होना चाहिए, पूरा का पूरा दक्कन ट्रैप है, बहुत प्राचीन है। इससे तो प्राचीन ही है, बहुत प्राचीन है, समझ रहे हो। मतलब कि जब भी कभी निर्माण हुआ होगा प्लेट्स का, मतलब कि अलग अलग प्लेट है ना, 8-9 प्लेटें हैं, 9 प्लेटें हैं, तो उसमें भारतीय प्लेट के नाम से इसे जाना जाता है, इंडियन प्लेट है इसको कहा जाता है। जो कि हैरी हैस ने इसे बताया था कि यह आकर इधर लड़ी थी और ऊपर से एशियन प्लेट आएगी, यूरेशियन प्लेट आई थी। लड़ने के बाद इस जो बीच में पैंथालासा सागर था, वहां पर आने वाली सारी नदियां दोनों तरफ उसको भर दी थी। फिर वह अवतलित हो गया था। अवतलित होने के बाद यह एक तरह से फोल्ड होना शुरू हो गया, फोल्ड होना शुरू हुआ, तो यहाँ फोल्डेड माउंटेन के रूप में पनप गया आपका हिमालय। ये चीजें हमने जिक्र किया है, तो इसको आप देख सकते हैं। अब देखिए, यह प्रायद्वीपीय जो हिस्सा है हमारा, यह बहुत ही पुराना भूखंड है, प्राचीन स्थिर भूखंड है। अतः प्रायद्वीपीय की नदियां हिमालय की नदियों से कह लीजिए कि अधिक पुरानी हुई। तो आपसे एक क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, पुट किया जा सकता है, प्रायद्वीपीय नदियां ज्यादा पुरानी हुई कि हिमालयी नदियां ज्यादा पुरानी हुई? भाई, पुराना तो वह हुआ ना जो पूरी की पूरी भूमि पुरानी हुई, तो उसकी नदियां पुरानी हुई। हिमालय तो बना है बाद में, उसके बाद हिमालय से बहने वाली सारी नदियां नहीं हो गई। तो इस तरह से याद रखना, जो हमारी प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो पुरानी नदियों की श्रेणी में आती हैं और यह प्रायः प्रौढ़ावस्था को प्राप्त कर चुकी हैं। पूरी की पूरी नदी प्रौढ़ावस्था को प्राप्त कर चुकी हैं, इनसे चला नहीं जाता है भाई, न्यू एज नहीं है। हिमालय नदियों को सुन लेंगे तो भाई कलकलाती हुई आवाज आएंगी, खलकल खलकल की, जब निकलेंगी ना बहुत सारे शोरगुल करते हुए आएंगी, समझ रहे हैं ना, मतलब 2-3 किलोमीटर तक उनकी आवाज सुनाई देती है इस तरह से। लेकिन यहाँ से निकली नदी महाराष्ट्र के कह लीजिए कि महादेव पहाड़ी से निकली आपकी, तो विसर्प करते करते किसी तरह इधर पहुंचती है, क्योंकि ढाल इधर है तो ढाल के अनुरूप बहते बहते इधर पहुंच जाती है। समझ गए ना यह चीजें। तो प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं वह प्रौढ़ावस्था को प्राप्त कर चुकी हैं, अर्थात नदियां बेस लेवल को प्राप्त कर ली हैं। बेस लेवल जो आधार लेवल है, उनकी ढाल प्रवणता यानी कि जो उनका स्लोप ग्रेडियंट होता है उसके अत्यंत मंद हो गई हैं, बहुत आराम से बहती हुई इधर आती हैं।
ये चीज़ें, जैसे कि हमारे घर में दादा लोग होते हैं, यही समझ लो। नदियों ने कम ऊर्ध्वाधर अपर्दन तथा अधिक क्षैतिज अपर्दन से, अपर्दन के काटने से बनी हैं। जो इधर की नदियां हैं ना बेटा, बहुत कम चौड़ी हैं, इनकी चौड़ाई बहुत कम है। इस कारण से यह कल जो उथली हुई घाटियां भी यहाँ पर बना निर्माण करती हैं। आपको बता दें, जो यहाँ पे मालवा का पठार है, मालवा के पठार से बहुत सारी नदियां हैं जो कि एक तरह से मालवा के पठार में नदी घाटी बना देती हैं। उन नदी घाटियों को हम नाले की संज्ञा देते हैं, नाले की संज्ञा देते हैं। अब उस नाले से बहुत सारी नदियां निकलने लगेंगी, छोटी मोटी नदी निकलने लगेंगे, उसको हम किस संज्ञा, कौन सी संज्ञा देते हैं? तो नाले की संज्ञा दे देंगे। यानी कि जब वर्षा हुआ तो उसमें से नदी बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। तो इस प्रकार की नदियां होती हैं यहाँ पर, जो पठारी नदियां होती हैं, क्योंकि पूरा पठार का क्षेत्र हमारा है। उसको काटेंगी नदी, एक तरह से कल ये काट कर रास्ता जैसे बनता है ना, उस प्रकार से बनाएंगी, फिर इधर आकर बहेंगी। कुछ नदियां इधर भी बहेंगी, कुछ नदियां उत्तर की तरफ भी बहेंगी, गंगा यमुना में जाके मिलेंगी। तो इस तरह से जो पठारी इलाका है हमारा, इससे बहने वाली सारी की सारी नदियां कैसी हैं? वर्षा युक्त नदी हैं। वर्षा होगा तो ये विसर्प करती हुई बहेंगी, और अंततः जैसे वर्षा समाप्त होगा, इनसे जो ग्रीष्मकालीन कह लीजिए, ग्रीष्मकालीन जैसे आएगा ग्रीष्म ऋतु, ये सूख जाएंगी। अधिकांश नदियां सूख जाती हैं, इस तरह से कह लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया सारी बातें। अब देखिए, कुछ अरब सागर में गिरती हैं तो उन्हें हम गार्ज कहते हैं, गार्ज बना रही हैं। कुछ हमारी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जैसे कि दामोदर हो गया, महानदी हो गई, कृष्णा नदी हो गई, गोदावरी के बाद कृष्णा नदी हो गया, फिर कावेरी नदी हो गया। तो ये सब क्या बनाती हैं, हम बताएंगे एक एक करके, सबको घबराने की बात नहीं है। तो ये चीजें आराम आराम से हम लोग पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। तो यह नदियां क्या होंगी, सबके सब क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। और जो इधर बहती है ना अरब सागर में, वो गार्ज बनाती हैं। जैसे ताप्ती नदी हो गई सतपुड़ा के नीचे, अब सतपुड़ा के ऊपर नर्मदा नदी, यह भी खंबात की खाड़ी में गिरती, इसे खंबात की खाड़ी कहते हैं। यह कच्छ की खाड़ी है। कच्छ की खाड़ी में केवल एक नदी बहती है, जो कि अरावली श्रृंखला से निकलती है। अरावली श्रृंखला में माउंट आबू वाले क्षेत्र से, जहां पे गुरु शिखर स्थित है, तो वहां से निकलती है, छोटी दूरी तय करती है, जो कि भारत में ही निकलती है, और भारत में ही कच्छ के रण में आके समाप्त हो जाती है। तो कहा जाता है कौन सी ऐसी नदी है जो भारत में ही निकलेगी और भारत में ही समाप्त हो जाएगी? तो आप कहोगे कि लूनी नदी। क्या नाम है उसका? लूनी नदी। याद रखिएगा आप सभी। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। अगर इतनी चीजें क्लियर है तो हम आपको अब दोनों में डिफरेंस बता देते हैं, हिमालयी नदियां और पठारी नदियां। पठारी नदियां यानी कि प्रायद्वीपीय नदियां, दोनों में डिफरेंस बहुत बार पूछा गया है। तो लिख लीजिए एक तरफ हिमालय नदी, हिमालय नदी, और एक तरफ पठारी नदियां, प्लेट्यू जिसे कहते हैं, पठारी नदी। पठारी, हिमालयन नदी, हिमालयन रिवर, और पठारी यानी प्लेट्यू रिवर, या फिर पेनिसुलर, पेनिनसुलर, पेनिनसुलर लिख लीजिए, पेनिनसुलर भाई, पेनिनसुलर रिवर। दोनों में डिफरेंस क्या है देखते चलिएगा, समझते चलिएगा। हिमालय नदी हमने क्या बताया था भाई, ये सतत वाहिनी है, लगातार बहती हैं, हमेशा बहती हैं, चाहे बारिश हो चाहे ना हो। ये असतत वाहिनी है, मतलब कि ये जीवन, मतलब कि वर्ष पर्यंत नहीं बहती हैं। जब वर्षा ऋतु होगा तो इनकी पानी, इसमें धाराएं बढ़ जाएंगी, है ना। लेकिन जैसे ही वर्षा ऋतु समाप्त होगा, ग्रीष्म ऋतु आएगा तो ये सूख जाएंगी, नाले की तरह लगने लगेंगी। इस तरह समझ लीजिए। इसके बाद दूसरा, ये हिमानी नदियां कही जाती हैं। हिमानी द्वारा जल आपूर्ति होता है इनको भाई। जब वर्षा नहीं होगा तो कहां से इनको जल आपूर्ति होगा? तो कहेंगे वहां पे जो ग्लेशियर होते हैं बड़े बड़े ना, वहां से इनको जल मिलता है। जैसे कि गंगा नदी, इसको गंगोत्री से मिलता है। गंगोत्री एक ग्लेशियर है, गंगोत्री एक राज्य भी है, सॉरी जिला भी है उत्तराखंड का। यमुनोत्री, यमुनोत्री भी एक तरह से कहिए जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, किसका भाई? उत्तराखंड का। वहां से यमुना नदी निकलती है। तो यमुना ग्लेशियर, यमुनोत्री एक ग्लेशियर है, वहां से निकलती है ना, समझ रहे हैं। ये सब सारी सारी नदियां जो हिमालयी नदियां हैं, ये क्या हिमानी नदियां कही जाती हैं। लेकिन इधर की नदियां क्या कही जाती हैं? इसे वर्षा द्वारा जल प्राप्त होता है, वर्षा नहीं हुआ तो जल की आपूर्ति नहीं हुई। नेक्स्ट, तीव्र ढाल वाली होती है भाई। जैसे तीव्र ढाल है, मतलब कि पहाड़ के अनुरूप, ढाल के अनुरूप बहती हैं। तो इसमें क्या होता है कि आवाज बहुत तेजी से आता है, लग जाता है, यह इनकी आयु यंग एज है, और यह बहुत तेजी से आवाज करते हुए नीचे आती हैं। पहाड़ों, चट्टानों, बालू, जितने भी चीजें रहती हैं उसको काटते हुए लेकर नीचे आ जाती हैं, मैदानी भागों में छोड़ देती हैं, और अपने विसर्प करते हुए नदी, मतलब एक तरह से भारत के बंगाल की खाड़ी के मुहाने या फिर इधर इस मुहाने, है ना, मिल जाती हैं। नेक्स्ट, इसमें क्या होगा, यह मध्यम ढाल वाली नदियां हैं, बस इतना लिख लेना, है ना। इसके बाद ये गहरी खाड़ी, एक तरह से कह लीजिए गहरी खाड़ी बनाती हैं,
बहुत गहरी। आप सोच लो उतनी ऊंची से गिरती हैं तो जहां पे गिरेंगी वहां क्या होगा, चीजें बहुत बहुत गड्ढा कर देंगी वहां पर। समझ लो कि कई हाथी, अगर 2-3 हाथी खड़ा कर दोगे इतनी गहराई हो जाती है झील के नीचे। कभी झील के बिल्कुल नीचे मत जाना, नहीं तो पता भी नहीं चलेगा कहाँ चलेगा। हमारे तरफ मिर्जापुर है, बहुत सारे लोग जानते होंगे। तो मिर्जापुर में लखनिया दाई करके एक है, तो हम लोग वहाँ पे गए हैं और हमेशा वहाँ पे बरसात जब आता है तो जो लोग हैं आसपास के लोग हैं, हमारा कॉलेज भी उसी के पास था, तो हम लोग घूमने चले जाया करते थे। हमेशा नहीं जाते थे, हम तो कभी नहीं जाते थे। अब लास्ट सेमेस्टर में हम थोड़ा सा मेच्योरिटी हमारे अंदर, मतलब कि अपने दोस्तों के साथ घूमने का थोड़ा सा, भाई लास्ट समय था तो थोड़ा सा इधर उधर हम लोग जाने लगे थे। तो हम जिस समय हम लोग गए थे तो उसी समय एक कांड हुआ था, और हर साल हो जाता है, हर साल वहाँ पर होता है। कोई छोटा बच्चा डूब जाएगा, कभी कोई स्कूल से एक तरह से टूर गया होगा, उसमें से 2-3 बच्चे गायब हो जाएंगे। तो इस तरह की घटनाएं वहाँ पे देखने को मिलती हैं। यही कारण होता है, जो गड्ढा होता है ना, गार्ज होता है ना, उसमें बच्चे फंस जाते हैं और निकल नहीं पाते हैं। पानी लगातार गिरती रहती है ना, बरसात का समय होता है। और यहाँ पे क्या होता है, उथली घाटियाँ होती हैं, थोड़ी सी उभरी हुई होती हैं, इसमें ज़्यादा गहराई नहीं नज़र आती है हम लोग को। चौड़ी होती हैं लेकिन गहरी नहीं होती हैं, इस तरह से। और इसमें क्या होता है, पूर्ववर्ती नदियाँ होती हैं भाई, ज़्यादा रूप में पूर्ववर्ती नदियाँ देखने को मिलती हैं। एंटीसीडेंट रिवर होती हैं, जो हिमालय बनने के पूर्व बहती थी, आज भी उसी जगह बह रही हैं। और इधर पठारी नदियाँ जो होती हैं, या कह लीजिए कि चौड़ी घाटी वाली तो होती हैं, और ये कठोर, एक तरह से कह लीजिए कि चट्टानों को काटती फिरती हुई आगे निकलती हैं। और ये एक तरह से कह लीजिए कि मेरे लाल, यह पूर्वी मतलब एक तरह से इनको क्या कहा जाएगा, अनुवर्ती नदियाँ कह लीजिए। अनुवर्ती नदियाँ होती हैं, अभी मैं बताऊंगा, अभी सारे टाइप्स बताऊंगा। अनुवर्ती नदियाँ कह लीजिए। इस प्रकार से एक सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है इसमें लिख लेना है कि जो हिमालय नदियाँ होती है ना, ये बालू पत्थर, और जैसे देखते हो आपकी जो पत्थल होते हैं, पत्थल वाले मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, ये दूसरा पत्थल है, उसे मूंगे की चट्टान हम लोग कहते हैं। मूंगा, जो अपारे हमारे कह लीजिए एक तरह से जो अरब का सागर का द्वीप है, लक्षद्वीप है ना, वो मूंगे की चट्टानों से बना है, मूंगे से निर्मित है। याद रख लेना, बहुत सारे द्वीप हैं जो कि मूंगों से निर्मित है। जैसे आपका इंडोनेशिया पूरा मूंगा द्वीप है, वो पूरा मूंगा से बना है, मूंगा की चट्टान। जैसे आपका मालदीव, मालदीव सबसे छोटा देश है पूरे एशिया का, पूरे मतलब हिंद महासागर का, इंडियन ओशियन का, तो वह भी मूंगे का चट्टान से बना है। मूंगा जम गया, मूंगा एक जीव है जो मरते चले जाते हैं, मरते चले जाते हैं, एक के ऊपर एक जमता चला जाता है और बहुत दूर तक फैल जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा एक तरह से कह लीजिए कि वह कह लीजिए कि बहुत बड़ा एक तरह से जगह स्पेस घेर लेते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कि भाई कह लीजिए कि पेनिजुलर है, या फिर कह लीजिए कि द्वीपीय एरिया है, जिसके चारों तरफ पानी पानी नजर आता है। ठीक है, ये चीज़ें। इसके बाद ये मुलायम बलुआ पत्थर और अपर्दन करती हुई आती हैं, और इसमें जो पत्थर होती हैं ये भी काटती हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा कठोर होता है चीज़ें, है ना। आग्नेय चट्टान होती हैं, अपर्दित चट्टान होती हैं, ये चीज़ें इसमें होती हैं। अब हम कुछ ड्रेनेज सिस्टम लिखवा रहे हैं, उसको आप लिखते हुए चलेंगे। देखिएगा सारी चीज़ें, इसको जरूर लिखना है भाई, यहाँ से प्रश्न हमेशा आते रहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए कुछ अपवाह प्रतिरूप हैं, जैसे ड्रेनेज पैटर्न। जब कुबर भूसन्नति हुई थी तो उसके पहले जो नदियां बहती थी उसे अनुवर्ती नदियां कह दिए, एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम। तो सबसे पहला तो यही आ जाता है, पूर्ववर्ती नदियां कैसे, पहले पूर्ववर्ती नदियां कैसे कहते हैं, पूर्वानुवर्ती से भी कहा जाता है। पहली ड्रेनेज सिस्टम हमने बता रखा है, लेकिन फिर से रिवाइज कराते हैं। पूर्वानुवर्ती, पूर्वानुवर्ती नदी किसे कहते हैं, ड्रेनेज पैटर्न। पूर्वानुवर्ती लिख लीजिएगा, पूर्वानुवर्ती लिखा तो है सही, पूर्वानुवर्ती, यार ये क्या हो जा रहा है, पूर्वानुवर्ती नदी, पूर्वानुवर्ती नदी मतलब जो पहले बहती थी हिमालय के बनने के, अब भी उसी जगह बहती हैं, जैसे सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज, गंगा, तीस्ता, काली, महानंदा, यह सब नदी बताएंगे, एक एक के बारे में बताएंगे, एक एक का हम लोग बहुत विस्तार रूप से पढ़ेंगे। गंगा के सारे अपवाह तंत्र, गंगा का अपवाह तंत्र क्या है, उसके साथ मिलकर बहुत सारी नदियां जो होती हैं उसके सहायक नदियां, तो सहायक नदियों से मिलकर गंगा का अपवाह तंत्र बनाती हैं। ब्रह्मपुत्र अपने सहायक नदियों से मिलकर ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र बनाता है ना। सिंधु अपनी सहायक नदियों से मिलकर सिंधु अपवाह तंत्र बनाता है। सतलज अपनी सहायक नदियों से मिलकर सतलज अपवाह तंत्र बनाता है। इस तरह से 4-5 के बारे में बहुत बार पूछा जाता है,
बताएंगे, और सारे नदियों को हम कहाँ से निकलती हैं, उनकी कितनी लंबाई है और कहाँ पे मुहाना बनाती हैं, बस इतनी चीजें हमको जान लेना है। ठीक है। अब दूसरा अपवाह तंत्र अध्यारोपित अपवाह तंत्र बोलते हैं, इसे कहा जाता है सुपर इम्पोरल इंपीरियल, या कह लीजिए सुपर इम्पोजल या फिर इंपीरियल के नाम से जाना जाता है, सुपर इंपीरियल, या फिर इसको कह सकते हैं अध्यारोपित नदी, अध्यारोपित अपवाह, लिख लीजिए दूसरा अध्यारोपित, अध्यारोपित अपवाह, यानी कि सुपर इंपीरियल ड्रेनेज पैटर्न ये कहते हैं। ये घाटियों से नदी बनी हुई है, घाटियां अगर बनी तो ये बहने लगी, जैसे कि दक्षिण भारत में मैक्सिमम नदी घाटियों से निर्मित है, नाले के रूप में देखी जाती है। जैसे कि दक्षिण भारत की हर एक नदी जो आपके इस दक्कन ट्रैप पे पाई जाती है ना, सारी की सारी, उस सारी नदियां आप नोट कर लीजिए, जैसे दामोदर नदी, सोन नदी, स्वर्णरेखा नदी, ये सब के सब नदियां, चंबल घाटी की नदी, चंबल घाटी क्या, चंबल खुद नदी है, बनास नदी, ये सब। दूसरा मतलब नेक्स्ट वृक्षाकार, डेंड्रीज इसे कहा जाता है, वृक्षाकार यानी डेंड्रिटिक नदी, डेंड्रिटिक अपवातरण, ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है, वृक्षाकार। अब इसमें कौन सी नदी आ जाती है, मतलब किस प्रकार से वृक्षाकार होता है, वृक्षाकार मतलब कि इस प्रकार से हो, कोई नदी एक बड़ी सी आई, जैसे कि अब यहाँ से एक नदी ऐसे निकल गई, अब इसमें भी बहुत छोटी छोटी नदियाँ ऐसे मिल गई शाखा के रूप में, फिर यहाँ से एक नदी आई, यहाँ पे ऐसे छोटी छोटी शाखा के रूप में नदी मिल गई, यहाँ से यमुना नदी आके गंगा में मिल गई इलाहाबाद में, तो यहाँ पे यमुना नदी में इधर से और इधर से बहुत सारी नदियाँ ऐसे मिल गई, तो देखो ये लग रहा है वृक्षाकार ना, तो ये वृक्षाकार हो गया इस प्रकार से ऐसे। नेक्स्ट जैसे कि गोदावरी हो गया, गंगा हो गया, कृष्णा हो गया, यह सब वृक्षाकार ड्रेनेज सिस्टम बनाती है। ठीक है। इसके बाद आयताकार प्रतिरूप, आयताकार मतलब कि रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न जिसे कहते हैं, लिखते चलिएगा सब, बहुत सारे हैं। आयताकार, आयताकार ड्रेनेज पैटर्न, आयताकार में क्या होता है, एक बड़ी सी नदी होती है, अब इससे 90 डिग्री पे आके ऐसे नदियां मिलने लगती हैं, इससे भी 90 डिग्री पे आके मिल गई, यहाँ से 90 डिग्री आके मिल गई नदी, ऐसे 90 डिग्री आके नदियां मिलने लगती हैं ऐसे, इससे पता चला इधर नदियां आके मिलने लगी, तो यहाँ से एक 90 डिग्री पे आके ऐसे मिल गई, तो इस प्रकार के पैटर्न को क्या कहते हैं हम लोग, रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, बताना चला क्लियर है। जैसे कि विंध्याचल से जो नदी निकल रही है वह एक आयताकार, विंध्याचल श्रेणी से, तो वो सब के सब आयताकार नदियां बनाती हुई आगे बढ़ती हैं, चट्टानों को काटती हैं 90 डिग्री पे, इस तरह से बनती चली जाती हैं। ठीक है, बड़े बड़े चट्टानों को काटती हैं। ठीक है, इसके बाद देखना आयताकार के बाद, आयताकार के बाद नदी का नाम क्या है, लिख लीजिएगा। एक तरह से बहुत सारी नदियां हैं। आरी, आरी अपवाह तंत्र मतलब कि रेडियल जिसे कहा जाता है, आरी, आरी अपवाह तंत्र, अपवाह, रेडियल, रेडियल, रेडियल कहते हैं इसे। इसमें कैसे बनता है आरी वाले में, आरी वाले में कैसे बनता है रेडियल में, बताइए जरा। इसमें इस प्रकार की होती नदियां ना, जैसे कि एक ही स्थान से निकलती है और चारों तरफ फैल जाती हैं, जैसे कि रांची, रांची का पठार, वहां से देखेंगे कि तो बहुत सारी नदियां निकलती हैं रांची के पठार से, कुछ इधर जाती हैं, कुछ नर्मदा, मतलब कि कुछ नर्मदा और ताप्ती नदी इधर आ जाती हैं, इस तरह से आप देखेंगे, इधर महानदी चली गई, इधर सोन नदी चली गई, है ना, इस तरह से नदियां निकलती हैं, इधर इधर स्वर्णरेखा नदी आ गई, दामोदर नदी इधर चली गई, इधर महानदी इधर से निकलने लगी, तो इस तरह से एक ही जगह से बहुत सारी नदियां निकलने लगे, तो आरी नदियां इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, आरी, आरी अपवाह तंत्र कहते हैं, यानी कि रेडियल पैटर्न कहते हैं। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई। एक होता है जलाइत, जलाइत कहते हैं इसे, जलाइत अपवाह तंत्र जिसे कहा जाता है ट्रेलिज, जलाइत, जलाइत अपवाह तंत्र यानी कि ट्रैली, TRAILLI, ट्रैली, ट्रैली ड्रेनेज पैटर्न, ये क्या होता है भाई, इस प्रकार नदियों में एक साथ क्या होता है कि बहुत सारी नदियां निकल जाती हैं ट्रैली वाले में, और ये जाकर किस प्रकार से हो जाती हैं ट्रैली वाले में, बताना जरा। वो ढाल के अनुरूप बहती हैं, जैसे इसमें देख रहे थे अलग अलग ग्रुप में बह रही हैं, अलग अलग जगह अलग अलग तरफ जा रही हैं, वो ढाल के अनुरूप बहती है। इसमें क्या होता है, दो बड़ी नदी होती है जाली में, जालित में दो बड़ी नदी होती हैं, इसमें ऐसे इधर से और इधर से, इधर मान लीजिए आपका क्या है, विंध्यन श्रेणी है या सतपुड़ा श्रेणी है, तो इनके बीच में जो नदियां ऐसे ऐसे बहती हैं, इधर उधर जाती हैं ना, कुछ इधर आती हैं कुछ उधर आती हैं, इसे कहते हैं जलाइत, जलाइत या फिर ट्रैली पैटर्न या फिर जलाइत अपवाह तंत्र। समझ में आ रहा है। इस प्रकार से समांतर समानांतर होती हैं अपवाह तंत्र, समानांतर मतलब पैरेलल, पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न मतलब दो नदियां पैरेलल चलती हैं, ऐसे ऐसे चलती हैं, समझ रहे हो ना, जहां तक जाती हैं वहां तक वो भी चला जाता है।
इसके बाद अंतःस्थली नदी, अंतःस्थली मतलब कि इनलैंड ड्रेनेज पैटर्न, मतलब क्या होगा, जैसे राजस्थान में जैसे कहते हैं लोग ना सरस्वती नदी राजस्थान के अंदर चली गई है, जो कि मरुस्थली नदियाँ होती हैं, उसके नीचे नीचे बहती है, जैसे लूनी, लूनी नदी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके बाद खंडित अपवाह, खंडित अपवाह का मतलब होता है इंटरमीडिएट ड्रेनेज पैटर्न, इसमें खंड खंड बट जाते हैं नदियाँ, सुनने में पता चल रहा है ना। मालाकार ड्रेनेज पैटर्न, मतलब एक तरह से अपवाह तंत्र, जिसे कहते हैं ब्रीडल, ब्रीडल है ना, BRAIDEL, ब्रीडल ड्रेनेज पैटर्न। यह कैसे होते हैं, गोल गोल होती हैं, ऐसे मालाकार आकृति बनाते हुए, ऐसे घूमते हुए, ऐसे घूमती हुई, पूरा सटती हुई जाती हैं। जो सर्पिलाकार ऐसे घूमता है ना, पूरा पूरा अपने में आपस में सट जाती हैं, बहुत सारी नदियां ऐसे ऐसे झुंड बना के, उसे कहा जाता है मालाकार नदियां, आपस में गुच्छा हो जाती हैं ऐसे, ऐसे गई कुछ कुछ इधर से आई ऐसे, तो यह नदी हो गई, यह अपवाह तंत्र हो गया इसका, ठीक है ना। हेरिंग्स एक होता है, तो यह रिब आकृति की होती हैं, रिब्स, जैसे हेरिंग, हेरिंग एक तरह से अपवाह तंत्र, यह होती है रिब पैटर्न, रिब्स पैटर्न, जैसे आपका बोन्स होता है ना, हड्डी, जैसे मतलब ये छाती की हड्डी रिब्स वाली, तो देखते हो एक बीच में होता है और यहाँ पे ऐसे ऐसे बहुत सारी आंखें ऐसे मिलती हैं, रिब्स पैटर्न की, इस प्रकार से हो जाए तो रिब्स ऐसे ही नहीं होता भाई, तो इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं, हेरिंग। ठीक है, इतनी सारी की सारी थी जो मैंने बताया आपको। इसके बाद अब आराम आराम से छोटी छोटी नदियाँ, छोटा छोटा लेक्चर आएगा एक एक नदी के ऊपर, इसको शेयर भी किया करिए, जिससे आपके आने वाले सारे एग्जाम के लिए आपको बहुत ज़्यादा फायदे देगा। नोट्स प्रिपेयर करते चलिए। धन्यवाद।